सभी को नमस्कार। संभव होने की अजस्र धारा, पवन माथुर की यह पुस्तक मेरे हाथ में है। 2022 में यह पुस्तक प्रकाश हंस प्रकाशन नई दिल्ली से मुझे कुछ दिन पहले ही प्राप्त हुई और पूरी पुस्तक पढ़ने पर लगा कि यह एक अत्यंत ही महत्वपूर्ण पुस्तक है। साहित्य, कला, विज्ञान और भाषा शास्त्र के अध्येताओं को इसे पढ़ना चाहिए। पुस्तक के लेखक श्री पवन माथुर हिंदी के यशस्वी कवि गिरजा कुमार माथुर के सुपुत्र हैं। रसायन शास्त्र में स्नातकोत्तर उन्होंने किया है और पीएचडी की उपाधि भी इसी विषय में प्राप्त की है। दिल्ली विश्वविद्यालय के रामजस महाविद्यालय में वे प्राध्यापक रहे और फिर विदेश चले गए। प्रिंसटन विश्वविद्यालय प्रिंसटन में पोस्ट डॉक्टरल फेलोशिप के अंतर्गत कुछ वर्षों तक शोध उन्होंने किया। भारत लौट करके आईआईटी कानपुर में प्राध्यापक हुए और फिर दिल्ली विश्वविद्यालय के रसायन शास्त्र विभाग में उपाचार्य के या रीडर के पद पर प्रतिष्ठित हुए। सेवानिवृत्त हो चुके हैं। इसी विश्वविद्यालय से आचार्य या प्रोफेसर के पद से रसायन शास्त्र के ही प्राध्यापक रहे अपने पूरे सेवा काल में और एक वैज्ञानिक के रूप में जाने जाते हैं। अंतर्राष्ट्रीय ख्याति उन्होंने अर्जित की है। अनेक शोध योजनाएं पूरी की अपने विषय में। अनेक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों में भागीदारी भी एक वैज्ञानिक की हैसियत से उन्होंने की। पर उनकी जो विरासत है वह बड़ी विरासत है उनके पास। कविता और साहित्य उनको उत्तराधिकार में मिला है और उन्होंने उसको पल्लवित पुष्पित भी किया है। संवेदना, समझ उनके पास है। अपने माता पिता गिरजा कुमार माथुर जी और श्रीमती शकुंत माथुर से जो संस्कार उनको मिले वो प्रतिफलित हुए हैं उनकी अनेक साहित्य विषयक कृतियों में। कवि वे हैं। मुट्ठियों में बंद आकार सहयोगी काव्य संकलन है। समीकरण सहयोगी कहानी संग्रह है। विचार कविता यह भी सहयोगी काव्य संकलन है। एक शब्द है मेरे पास, यह उनका कविता संग्रह है। शब्द बीज कविता कहानी और आलोचना का सम्मिलित संग्रह उनका है जिस पर उन्हें हिंदी अकादमी दिल्ली का साहित्यिक सम्मान मिला। साहित्य अकादमी के लिए गिरिजा कुमार माथुर रचना संचयन का उन्होंने संपादन किया है और गिरिजा कुमार माथुर के काव्य पर 2 पुस्तकों का संपादन उन्होंने किया है जिनके शीर्षक हैं सुधियाँ उस चंदन वन की तथा काल पर छूटी निशानी। भाषा विज्ञान, जैविकी और साहित्य पर वे निरंतर लिखते आ रहे हैं। बहुत अध्यवसायी हैं और यह किताब भी संभव होने की अजस्र धारा, यह किताब भी उसका प्रमाण है। गिरधर राठी ने इस किताब का ब्लर्ब लिखा है। गिरधर राठी जाने माने कवि और समीक्षक हैं और बहुत सटीक टिप्पणी उन्होंने की है। उसकी अंतिम पंक्तियां मैं पढ़ रहा हूँ। पवन माथुर उन गिने चुने परिचितों में हैं जिनकी जिज्ञासा के दायरे अनंत हैं। खोजबीन के लिए जरूरी एकाग्रता और धीरज अपार है और ज्ञात अज्ञात के बीच लगभग अदृश्य संबंध सूत्रों को जोड़ने का हुनर अनोखा है। साहित्य कला का, कवि और कथाकार का स्वभाव स्वभाव विज्ञानों की रोशनी में और भी आत्मीय हो उठता है। यह पुस्तक भाषा के उद्गम पर विचार करती है। भाषा के बीज को तलाशती है मनुष्य की जैविकी में और कविता पर भी बात करती है। इसके अध्यायों का शीर्षक मैं पढ़ता हूँ। इसके आरंभ के 4 अध्याय तो
जो मनुष्य की मस्तिष्क की जैविकी है और न्यूरोलॉजी है, उसका बड़ा गहन विश्लेषण भाषा की उत्पत्ति की दृष्टि से करते हैं। भाषा की सबसे कच्ची छाप, भाषा की जैविक परिधि, जैव भाषा का मस्तिष्क में प्रारूप, भाषा की आंतरिक ईप्सा, कालध्वंस। इन अध्यायों में मस्तिष्क और भाषा, मस्तिष्क का नाड़ी तंत्र और भाषा, इसको एक वैज्ञानिक की दृष्टि से बहुत गहराई में जाकर के टटोला है, परखा है पवन माथुर जी ने। बाद के जो अध्याय हैं उनमें भाषा की सृजनात्मकता पर भी वे आते हैं। वाक और काल, भाषा के खेल, रूमानवाद से उत्तर आधुनिक बोध तक संभव होने की अजस्र धारा, काव्य भाषा, संज्ञा, सांकेतिकता और बहुल ध्वन्यात्मकता। न बाघ हाथ में है, मुक्तिबोध की कविता, तीसरा क्षण और जर्मन सौंदर्य शास्त्र, शब्द जो समय के अस्त्र हैं, किसकी बाट, भरोसा किनका। ये इन अध्यायों के शीर्षक हैं। इनमें अज्ञेय, मुक्तिबोध, गिरजा कुमार माथुर आदि कवियों की कविता की छानबीन की गई है, भाषा की संभावनाओं की दृष्टि से है। पवन माथुर भाषा को मनुष्य के मस्तिष्क का उत्पाद मानते हैं। मस्तिष्क के उन्नयन ने ही भाषा हमें दी है, ये उनके शब्द हैं। अतः भाषा हमसे ही है, यह पहला सत्य है। भूमिका में उन्होंने यह कहा है, पहला सत्य है, इस पर पहला शब्द थोड़ा ध्यान में देने का है, क्योंकि दूसरा सत्य फिर होना चाहिए। और विटगेन्स्टाइन को उन्होंने बहुत उद्धृत किया है। विटगेन्स्टाइन भी अपने चिंतन के आरंभिक दौर में कुछ इसी तरह से पहला सत्य बताते हैं, लेकिन वो अपने चिंतन के दूसरे दौर में कुछ दूसरे सत्य की बात भी करते लगते हैं। पवन माथुर भी कुछ ऐसा ही करते हैं। लेकिन भाषा को मनुष्य के मस्तिष्क का उत्पाद मानना, तो केवल उत्पाद मानना, ये हमारे ऋषियों की दृष्टि के विपरीत है। जहाँ वागेव विश्वा भुवनानि जज्ञे, यह प्रतिज्ञा की गई है। और इदमंधम तमः कृष्णम जायेत भुवनत्रयम्, यदि शब्दाभयम ज्योतिरा संसारान न दीप्यते। विश्व ही प्रकाशित होता है वाक से, और विश्व ही डूब जाएगा अंधेरे में यदि वाक नहीं है, भाषा नहीं है। वाक से ही, भाषा से ही सृष्टि होती है। ये हमारे चिंतक कहते आए हैं, और इसकी उपपत्तियां, युक्तियां वे बताते आए हैं। भर्तृहरि कम से कम इसका पूरा शास्त्र, दर्शन तार्किकता के साथ बनाते हैं। जहां यह माना गया कि परा के रूप में तो वाक पहले है, मनुष्य बाद में, और मनुष्य का देह और मस्तिष्क भी बाद में। शब्द ब्रह्म विद्यमान है। दो मत हो जाते हैं। एक मत सामाजिक आर्थिक परिस्थितियों का उत्पाद मानता है भाषा को, और उसका अनुसरण करते हुए पवन माथुर जी ने मस्तिष्क की न्यूरोलॉजी के अनुसार बहुत विस्तृत विवरण दिया है। भाषा के स्रोत कहाँ हैं, हमारे किन कोशिकाओं में है। कंप्यूटरीकृत न्यूरल नेटवर्क, कृत्रिम प्रज्ञा, और नई भाषा जो बनाई जा रही है, जिसने इतिहास की सारी सरहदें पार कर ली हैं, उसकी वे बात करते हैं। जिसमें संवेदना की भाषा छूट जाती है। उस जैविक आधार की, जो अपनी पूरी कृत्रिमता में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की ओर जाता है, प्रागैतिहासिकता से लगा करके और आज के समय तक उसका एक लेखा जोखा इस किताब के 3-4 अध्यायों में पवन माथुर जी देते हैं। वे मनुष्य का इतिहास भी उसके साथ जोड़ते हैं। मनुष्य के धरती पर अवतरण और उसकी शारीरिक मानसिक बनावट का इतिहास, बहुत लंबा लेखा जोखा वे किताब के एक बड़े हिस्से में विनियुक्त करते हैं। आस्ट्रोपिथिसीन, पेरेंथ्रोपीन्स, होमो बेबिटस, ये सब जो लाखों वर्षों में मनुष्य जातियां आई और फिर होमो इरेक्टस आए, उसमें मनुष्य के मस्तिष्क का आकार किस तरह से परिवर्तित होता गया, इसका भी इतिहास बताते हैं। मस्तिष्क के भीतर के नाड़ी तंत्र और चेतना के संवाहक पुर्जों के बारे में बात करते हैं। उनका कैसे धीरे धीरे क्रमिक विकास होता गया, इसको वे बताते हैं।
फिर मिडिल पैलियोलिथिक कालखंड में मनुष्य की होमो सेपियंस सेपियंस और होमो निएंडरथल आदि 6 प्रजातियों की चर्चा करते हैं, और सेपियंस के मस्तिष्क में न्यूरल तंत्र कैसे विकसित हुए, इसका सारा वैज्ञानिक लेखा जोखा देते हुए उनमें कैसे मौलिक चिंतन की और सर्जन की प्रवृत्तियां भी आईं, इसकी छानबीन वे करते हैं। ये तो पहला अध्याय में उन्होंने किया है। यह हिंदी में अपने आप में एक चमत्कार है। इस प्रकार का साहित्य हिंदी में आया और कदाचित पहली बार आया है, और यह ध्यान देने के योग्य भी है। दूसरे अध्याय में मनुष्य की देह में छाती से लगा करके नाक तक, जिसको स्वरयंत्र कहा जाता है, और उसमें हमारे सारे वोकल कॉर्ड्स आते हैं, लारिंग्स आते हैं, और कंठकक्ष शब्द उसके लिए पवन माथुर जी ने गढ़ा है, बनाया है या प्राप्त हुआ है उनको। बहुत सारे शब्द उन्होंने गढ़े हैं, अनुदित किए हैं, और उनमें से कुछ पूरी तरह गले भी नहीं उतर पाते हैं, पर वे बताते हैं कि मनुष्य का ये जो कंठकक्ष है किस प्रकार स्तनपायी जीवों की तुलना में अधिक कारगर बनता गया, और मनुष्य कैसे ज्यादा समर्थ हुआ भाषा के कारगर उपयोग में अपने इस कंठकक्ष की वजह से। इसकी पूरी शब्दावली, इसके शारीरिक तंत्रों की और भाषा की, भाषा शास्त्र की, और भाषा सीखने में उपादान बनने वाली कौन कौन सी कोशिकाएं मस्तिष्क में हैं, वे यदि काम करना बंद बंद कर दें तो मनुष्य की खुद की क्या दुर्गति हो जाती है और उसकी भाषा की क्या दुर्गति होती है, यह भी वे बताते हैं। तो मनुष्य एक जैविक प्रणाली के अधीन काम करता है और अपने यथार्थ को इस प्रणाली से शब्द में रचता है। यहाँ तक शरीर विज्ञान और न्यूरोलॉजी से मदद लेते हैं। उसके आगे रचने की संभावनाएं कहाँ जन्मती हैं और कहाँ चुक जाती हैं, यह तो बताना फिर उनके लिए मुश्किल पड़ जाता है। दूसरे अध्याय के अंत में वे निष्कर्ष स्वरूप कह जाते हैं कि एक जैविक भाषा की परिधि में हम कैद हैं, और यह परिधि हमारे ज्ञानार्जन की सीमा रेखा भी तय करती है। लेकिन कहाँ हम इस सीमा को तोड़ करके आगे बढ़ते हैं, मुझे लगता है कि यह उन्हें कहना चाहिए था। यह कहने का प्रयास बाद के अध्यायों में लगता है और स्पष्ट नहीं किया जा सका है, क्योंकि जिन परंपराओं में यह बात कही गई उनसे सीधे सीधे रूबरू पवन माथुर जी नहीं हुए हैं। चाम्स्की को उन्होंने पढ़ा है, पश्चिम के सारे भाषा शास्त्रियों को और बायोलॉजिस्ट को उन्होंने खूब पढ़ा है, ये तो उनका विषय ही है। तीसरे अध्याय में चाम्स्की की बात उठाते हैं, जनरेटिव ग्रामर, जिसमें मनुष्य के व्याकरण की नियमावली किस प्रकार से भीतर बन जाती है, प्रशिक्षित हुए बिना सही सही वाक्य रचना कोई भी सीखने वाला कर लेता है। और निष्कर्ष पर फिर भी पवन माथुर कायम रहते हैं कि भाषा की जड़ें जितनी समाज में हैं उससे ज़्यादा मानव मस्तिष्क में धसी हुई हैं। वे यह भी मानते हैं कि जैव भाषा का एक ढांचा हमारे मस्तिष्क में पहले से मौजूद है। यहाँ वे विटगेंस्टाइन की जो प्राथमिक उत्पत्तियां थी उनके निकट आ जाते हैं। तब प्रश्न उठता है कि यह जो जैव भाषा का ढांचा हमारे भीतर है, यह क्या जाना जा सकता है? केवल कोशिकाओं के विवरण देने से क्या इसकी जानकारी हो सकती है? और जो उपनिषद से लगा करके भारतीय भाषा चिंतन में विचारकों ने हमारे यहाँ कहा है, वो कहते हैं कि यह गुहा है, और गुहा त्रिनिंगिता नेंगयंती, भाषा के 4 स्तर हैं, उसमें से 3 स्तर तो गुहा में, जो हृदय के भीतर गुहा है उसमें अंतर्निहित हैं। उन्होंने हृदय कहा है, यहाँ मस्तिष्क कहा गया है। बाकी वैदिक जो विचारक हैं, ऋषि हैं, वो भी ये बात कहते हुए लगते हैं, लेकिन वे परावाक उसको कहते हैं और उससे सृष्टि को प्रादुर्भूत भी मानते हैं। तो मनुष्य के बहुत छोटे से मस्तिष्क के टुकड़े के भीतर कितना बड़ा विराट संसार समाया हुआ है,
इसका जो अध्ययन पवन माथुर जी ने किया है वह तो बहुत चकित कर देने वाला है और आंखें खोल देने वाला है। मस्तिष्क के भीतर ऐसी विराट दुनिया समाई हुई है जिसकी छानबीन प्रयोगशालाओं में वैज्ञानिकों ने अपने उपकरणों से की है। इसकी बड़ी विस्तृत जानकारी इस किताब के द्वारा पहली बार कदाचित सामने हिंदी में आ सकी है। अंग्रेजी के बहुत सारे सहायक ग्रंथ उन्होंने पढ़े हैं। संस्कृत के मूल ग्रंथों तक उनकी पहुंच नहीं है। अनुवाद के माध्यम से उन्होंने संस्कृत परंपराओं की, जो भाषा चिंतन की परंपराएं हैं, उनको समझने का प्रयास किया है और संस्कृतविद वे कदाचित नहीं हैं, नहीं ही है ऐसा लगता है। और यह इसलिए भी लगता है कि जो प्राचीन भारतीय चिंतक हैं उनके नाम जो इस किताब में लिखे गए उनकी वर्तनियां अनेक स्थानों पर अशुद्ध हैं। जो अंग्रेजी अनुवाद संस्कृत के इन ग्रंथों के पढ़ कर के और समझेगा वह इस प्रकार की अशुद्धियां करेगा जिसकी पहुंच मूल तक साक्षात नहीं हो पाई है। दिंगनाग को दिग नाग लिखा है बीच में हाइफन लगा करके, और या बिना हाइफन के। धर्मकीर्ति को धर्मकीर्ति लिखा गया है, लेकिन हिंदी जानने वाला, कम से कम हिंदी का जानकार, यह समझ सकता है कि धर्मकीर्ति पढ़ा और लिखा जाना चाहिए। लेकिन समय ऐसा है कि जिन लड़कियों का नाम कीर्ति रखा गया है वे भी अपना नाम कीर्ति कीर्ति ही लिखती हैं दीर्घ ई के साथ। आगे चलकर औदुंबरायण का हवाला दिया है पर लिखा औदुंबरायन है। यहाँ तक ठीक है। तत्वार्थाधिगम सूत्र को तत्व अर्थ अधिगम सूत्र, क्योंकि अंग्रेजी में तोड़ करके वर्तनी में पढ़ा जाएगा। और पंचास्ति काय को पंच अस्ति कायासार, यहाँ तक भी ठीक है। समस्त पद जहाँ है वहाँ तोड़ करके अंग्रेज रोमन में लिखे गए हैं अगर, तो उस हिसाब से लिख दिया है। संस्कृत में तो समस्त पद को मिला करके ही पढ़ा लिखा जाएगा। लेकिन कुंद कुंदाचार्य जो हैं यहाँ वो कुंड कुंडाचार्य बन गए हैं, तो कुछ ज्यादती हो गई है। अब अंग्रेजी में तो KUND को चाहे आप कुंद पढ़िए चाहे कुंड पढ़िए, लेकिन बड़े ज्ञानी हैं, उनका नाम इस तरह से विकृत करना उचित नहीं है। इतनी बात इसके बारे में, किताब के बारे में जो उनकी सीमा है माथुर जी की, उसके अनुसार मैं यहाँ कहना चाहूँगा। बाकी कोशिश उन्होंने बहुत ईमानदारी से की है, प्रामाणिक अनुवाद पढ़ करके भी कोशिश की है कि भारतीय परिप्रेक्ष्य को भी, इस पूरे न्यूरोलॉजी और आधुनिक भाषा शास्त्री जो चाम्स्की विटगेंस्टाइन आदि दार्शनिक भी हैं, उनके प्रामाणिक ब्यौरों के साथ वे प्राच्य चिंतन परंपराओं को भी प्रस्तुत करने का प्रयास करते हैं, हालांकि थोड़ा अधूरा रह गया है। निरुक्त से लगाकर कुमारिल प्रभाकर आदि के भाषा विषयक चिंतन का वे हवाला देते हैं, शाब्दबोध की प्रक्रिया पर विचार करते हैं और अच्छा विचार करते हैं। उपनिषदों तक जाते हैं, ऊपर और नीचे आते हैं, पाणिनि से लगा करके भर्तृहरि तक आते हैं। दिक्काल, टाइम स्पेस और भाषा के अंतर संबंधों पर वाक्यपदीयम के हवाले से विचार करते हैं और गंभीर विमर्श उन्होंने किया है। और एक पूरा अध्याय उनका इस पर है, दिक्काल से भाषा के संबंधों पर, और बताते हैं कि भाषा की आंतरिक ईप्सा कालध्वंस की है। वाक और काल शीर्षक अध्याय में वैदिक काल में काल को परम सत्ता माना गया और वैदिक काल के बाद काल का परम सत्ता के रूप में स्वीकार, यह जो परंपरा थी यह समाप्त हो गई, ऐसा कुछ वे कहते हुए लगते हैं। अथर्ववेद का संदर्भ दिया जा सकता था। अथर्ववेद में काल पर 2 सूक्त हैं जिनमें बड़ा गहन चिंतन है, और काल की दिक्काल सापेक्षता की भी विचार करता है अथर्ववेद का ऋषि, और सखंड काल की भी बात करता है, अखंड काल के संबंध में भी चर्चा करता है, और ब्रह्मांड से उसका संबंध,
उस पर भी चर्चा करता है। वह महत्वपूर्ण सूक्त है। ऋग्वेद के भी अनेक सूक्तों में काल विषयक चिंतन है। ये बड़ा गहन विषय है और इस पर संस्कृत के पंडितों ने विचार किया है। 20वीं शताब्दी में भी अच्छी पुस्तकें इस पर लिखी गई हैं। हरान चंद्र चट्टोपाध्याय की काल मीमांसा पर संस्कृत में अच्छा ग्रंथ उनका है, और भी अनेक विचारकों ने इस पर काम किया है। संस्कृत में जो इस पर अन्य ग्रंथ हैं, उन तक तो पवन माथुर जी की पहुंच नहीं हो सकी, लेकिन जो हिंदी में अच्छे ग्रंथ लिखे गए हैं पंडितों के द्वारा, वो उनको देख लेने चाहिए थे। और यह कहना भी उचित नहीं लगता कि काल को एक अखंड सत्ता मानने की परंपरा समाप्त हो गई, क्योंकि महाभारत में तो अनेक स्थलों पर अखंड काल, निरवयव काल का विवेचन किया गया है, जिसका उल्लेख यहाँ नहीं हुआ है। पर पाणिनि से भर्तृहरि तक और न्याय वैशेषिक आदि दर्शनों तक जो काल के प्रत्यय पर विचार किया गया है, और वर्णमाला के उच्चारण में काल का विनियोजन कैसे होता है, जैविक घड़ियां मस्तिष्क में किस तरह सेकंड के 1000वें हिस्से तक कार्य करती हैं, यह सब प्राच्य और प्रतीच्य मीमांसा के साथ माथुर जी विवेचित करते हैं। वे यह भी कहते हैं कि भर्तृहरि आदि के चिंतन का आज के विज्ञान से मेल नहीं बनता। हालांकि ये उनके शब्द हैं, पूरा चिंतन की कल्पनात्मक उड़ान की छायाएं आज भी अचंभित करती हैं। फिर वे यह भी जोड़ते हैं कि मध्यमा भर्तृहरि का पश्चंती मध्यमा वेखरी पर जो चिंतन है, उसमें एक अंतर्निहित विज्ञान है, जिसकी सार्थकता को आज सराहा जा सकता है। थोड़ा सा कुछ अंतर विरोध लगता है। एक तो क्या है, काल्पनिक उड़ान भर है प्राच्य चिंतकों की, जो परा पश्यंती मध्यमा और वेखरी, जो वाणी के 4 स्तरों की बात वे कर रहे हैं। क्योंकि वैदिक ऋषि तो काल्पनिक उड़ान नहीं भरते हैं। उनके बारे में तो ये माना जाता है कि वे साक्षात्कार करते हैं और संवित में प्रत्यक्ष करके कुछ बात कहते हैं। इस परंपरा से विरोध यहाँ जाता है, और भर्तृहरि उसी परंपरा को स्वीकार करके विवेचन करते हैं। तो क्या ये कल्पनाएं भर हैं, ऐसा हम माने? क्या ये चेतना के स्तर नहीं है? और पूरी हमारी भारतीय चिंतन की परंपरा तो चेतना के स्तर ही इनको मानती है। और सर्जना में चेतना के 4 स्तर किस प्रकार से विनियुक्त होते हैं, इस पर अभिनवगुप्त बड़ा विस्तृत विवेचन करते हैं अपने ध्वन्यालोक लोचन और अभिनव भारती में, कि भर्तृहरि ने जो परा पश्यंती मध्यमा और वैखरी के रूप में 4 स्तर बताए, पश्यंती को ही उन्होंने यद्यपि परा मान लिया है, पर काव्य सर्जना प्रक्रिया में कैसे ये एक्सटर्नलाइजेशन होता है, और वाक्य ही यदि रूप है तो चेतना से तो वाक जुड़ी हुई है, और वो सर्जना प्रक्रिया से तो जुड़ेगी। तो यह कैसे मात्र काल्पनिक उड़ान है, और कैसे केवल उसकी सार्थकता सराही जा सकती है, पर आज के वैज्ञानिक चिंतन से मेल उसका नहीं होता, ऐसा कैसे माना जाए? या तो ऐसा क्यों न कहा जाए कि आज का वैज्ञानिक चिंतन उसकी नापजोख अपनी सारी यांत्रिकता से नहीं कर पाया है, लेकिन ये चेतना के स्तर नहीं होते, उपरा पश्यंती मध्यमा वेखरी नहीं होती सचमुच में, ऐसा कैसे मैं मान लूं? मैं तो अपने सर्जना व्यापार में अनुभव भी करता हूं कि शब्द अव्यक्त दशा में कहीं है, थोड़ा सा व्यक्त होता है, और फिर थोड़ा सा शब्द और विचार की फांक नजर आती है, तभी मैं लिखित और उच्चरित रूप में भाषा का प्रयोग कर पाता हूँ। प्रत्यक्ष इन स्तरों का नहीं होता, लेकिन ये अनुभव गम्य तो होते हैं। इसलिए अवैज्ञानिक है ऐसा तो नहीं कहा जा सकता है। इसलिए केवल उसकी सार्थकता को सराहा करके और विज्ञान से मेल नहीं हो रहा है, काल्पनिक उड़ान है, ऐसा कहना जो पुनर्विचार्य हो जाता है। लेकिन देकार्त का अच्छा विवेचन किया है इस प्रसंग में, और पश्चिम के कुछ दार्शनिक भर्तृहरि की बातों को दोहरा रहे हैं, यह भी लगता है। नागार्जुन का हालांकि हवाला नहीं दिया है। देरिदा तो नागार्जुन ने जो कहा है उसकी बहुत सारी बातें अपने शब्दों में कहते हैं। उनसे पूछा भी गया कि भारत के दार्शनिकों में नागार्जुन ने इस तरह की बातें कही हैं, लेकिन क्यों एक्नॉलेज करेंगे वो?
वो तो अपने आप को मौलिक चिंतक के रूप में प्रतिष्ठित होते ही देखना चाहेंगे। बाकी फ्रिगे का विवेचन उन्होंने किया है, जो अच्छे दार्शनिक हैं, वो कहते हैं कि भाषा का होना तार्किकता की शक्ति के पुनर्गठन और विकास के लिए आवश्यक है। रसल की थ्योरी ऑफ डिस्क्रिप्शन रसल अपनी थ्योरी ऑफ डिस्क्रिप्शन प्रस्तावित करते हैं, और सारी रसल की उत्पत्तियां व्याकरण और मीमांसा के भाषा चिंतन से मेल नहीं खाती। यह भी कथन विचारणीय है, क्योंकि उद्देश्य और विधेय को लेकर के जो मीमांसकों ने विचार किया है, यदेव विधेयम तदेव तात्पर्यम, विधेय में तात्पर्य हमारे यहाँ माना जाता है, और विधि का विचार जो है उसकी अच्छी तरह छानबीन करके फिर रसेल की थ्योरी ऑफ डिस्क्रिप्शन पर बात की जानी चाहिए। बाकी जो विटगेन्स्टाइन पर चर्चा की गई है और उन्होंने पढ़ा है अच्छी तरह, पहला ग्रंथ जो ट्रेक्टेटस विटगेन्स्टाइन का था, जिसमें भाषा के डिनोटेटिव मॉडल को उन्होंने आधार बनाया, और बाद के अपने ग्रंथ में फिलोसॉफिकल इन्वेस्टिगेशंस में अपने ही मॉडल को उन्होंने अपूर्ण माना। और ऐसा लगता है कि मीमांसक प्रभाकर का जो अभिहितान्वयवाद है और अन्विताभिधानवाद, प्रभाकर का अन्विताभिधानवाद और कुमारिल का जो अभिहितान्वयवाद है, इन सब विमर्शों में और शाब्दबोध के विमर्श में वैयाकरण जिन समस्याओं का निराकरण कर रहे थे, विटगेन्स्टाइन अपने भाषा विमर्श में उनसे लगातार जूझते रहे हैं, इनको जाने बिना, और अपने मॉडल नए प्रस्तावित करते रहे हैं। वे वाक्य से प्रपोजिशन या विचार पर आते हैं, और विचार से चिन्ह, और चिन्हों से चित्र, और चित्र से चित्त पर जाते हैं। यह भी तो अलग अलग स्तर वे प्रस्तावित करते हैं, और उल्टे स्तर हैं। इस उलट प्रक्रिया का भी अभिनवगुप्त ने विचार किया है, कि हम वैखरी से फिर मध्यमा, मध्यमा से पश्चंती, और पश्चंती से फिर परापर जाते हैं। तो कहीं ना कहीं पैरेलल्स तो बनते हैं, बहुत अलग तरीके से बनते हुए लगते हैं। पवन माथुर इसके आगे कहते हैं कि विटगेन्स्टाइन इन अवधारणाओं को उधेड़ कर नए सिरे से बुनता रहा, और वह साधारण भाषा के वाक्य से निरंतर उलझता रहा। इसके अच्छे उदाहरण उन्होंने इस प्रकार से विटगेन्स्टाइन की जो जद्दोजहद है एक छोटे से वाक्य को लेकर के, कि इससे हमको अर्थबोध कैसे होता है, और शब्दबोध की प्रक्रिया जो हमारे यहाँ बड़ी बारीकी से विचार उस पर किया जाता रहा कई दृष्टियों से, विटगेन्स्टाइन भी अलग अलग दृष्टियों से उस पर विचार करते हैं। ये बड़ा ही रोचक विषय है। दूसरे उत्तर आधुनिक विचारक हैं रोला बार्थ, उनकी बहुत चर्चा होती है। अर्थबोध को लेकर जो समस्याएं उन्होंने विचारित की हैं, और रोला बार्थ के संदर्भ में पवन माथुर, औदुंबरायण भर्तृहरि और मीमांसक प्रभाकर के मतों का हवाला देते हुए यह मानते हैं कि बार्थ प्रभाकर के अन्विताविधानवाद के बहुत समीप चले जाते हैं। और रोला बार्थ एक लंबे वाक्य की बात करता है। कोई नैरेटिव या आख्यान लंबा वाक्य जब होता है, तो उसमें अर्थबोध किस प्रकार से होता है, इस पर विचार वह करता है। पवन माथुर कहते हैं कि रोला बार्थ संस्कृत के वैयाकरणों से एक कदम आगे निकल गया है, जब वो लंबे वाक्य पर विचार करता है। उनका ध्यान भारतीय काव्यशास्त्र में जो महावाक्य की अवधारणा है उसकी ओर नहीं गया है। हमारे यहाँ वाक्य को परिभाषित किया गया, और उस पर काव्यशास्त्र में महावाक्य की एक अवधारणा प्रस्तावित की गई। वेदांत की जो महावाक्य की अवधारणा है, जो महावाक्य विचार है वेदांत में, उससे थोड़ा अलग जा करके आकांक्षा योग्यता सन्निधि मताम पदानाम समूहो वाक्यम, आकांक्षा योग्यता और सन्निधि से युक्त पदों का समूह वाक्य है। यह वाक्य का लक्षण किया। आकांक्षा एक्सपेक्टेंसी है। एक पद जो वाक्य में प्रयुक्त है, शब्द उसको कहते हैं, हिंदी में, संस्कृत में पद कहेंगे। तो वाक्य में प्रयुक्त पद अगले पद के लिए आकांक्षा रखता है, एक्सपेक्ट करता है कि आगे कोई पद आएगा। उसमें योग्यता होती है, जो क्रिया बताई गई है उसको संपादित करने की योग्यता कारक में है, एक कैपेबिलिटी है। और सन्निधि है, पास पास वे कहे गए हैं, एक साथ कहे गए हैं। एक पद एक बार कह करके 1 घंटे बाद दूसरा पद कहा जाए, रामः, और फिर 1 घंटे बाद करोति कहा जाए, तो वाक्य नहीं होगा। तो यह तो वाक्य हुआ। और फिर महावाक्य को परिभाषित करते हुए विश्वनाथ आदि कहते हैं कि वाक्योच्चयो महावाक्यम, ये वाक्योच्चय महावाक्य है।
तो वाक्योच्चय में जो अनेक अनेक अवान्तर वाक्य हैं, उनमें भी आकांक्षा, योग्यता और सन्निधि होगी, तब वह महावाक्य बनेगा। तो यह जो महावाक्य का निरूपण किया गया है, और अभिनवगुप्त जिस तरह से पूरे नाट्यशास्त्र को उसके 6000 कारिकाओं से बना हुआ जो बड़ा ग्रंथ है, उसको महावाक्य बताते हैं। जो हमारे काव्यशास्त्र के आचार्य पूरे महाभारत को एक महावाक्य बताते हैं और पूरे रामायण को एक महावाक्य बताते हैं, तभी तो उससे पुरुषार्थ बोध होता है। पूरे ग्रंथ से एक अनमिति में एक अर्थ, रावणादिवत वर्तितव्यम न रावणादिवत, या इस प्रकार का, या महाभारत से पूरे महाभारत के पाठ के बाद शांत रस का प्रत्यय होता है कि यह शांत रस का काव्य है, तो यह उसकी महावाक्यता है। तो एक एक ग्रंथ की महावाक्यता साबित करते हैं जो आचार्य। तो ये जो पूरा महावाक्य विचार है भारतीय काव्य शास्त्र में, ये रोलाबार्थ से कुछ थोड़ा मुझे लगता है कि आगे ही जाता है, और इस पर विचार किया जाना चाहिए। न केवल यह कहकर के रुक जाया जाए कि रोलाबार्थ संस्कृत के वैयाकरणों से आगे निकल गए हैं। अनुवाद बहुत अच्छे किए हैं अंग्रेजी कविताओं के। पवन माथुर जी ने वेस्टलैंड का अनुवाद उन्होंने अपना दिया है, उत्तर आधुनिक काल पर विचार करते हुए, और तकनीकी युग में भाषा की चुनौतियों पर वो विचार करते हैं, और बहुत सारी बातें उन पर विस्तृत विचार किया जाना चाहिए। मैं थोड़ा संक्षेप में दिग्मात्र निदर्शन यहाँ कर रहा हूँ। और उत्तराधुनिक काल में महावाक्य का ध्वंस हुआ, आख्यान का ध्वंस हुआ, और यह आख्यान परंपरा, महाख्यान परंपरा, परंपरा के परिपोष के साथ इतिहास की विकासशीलता का पथ प्रशस्त करती रही है। यह पवन माथुर कहते हैं। हम इससे च्युत हो गए हैं, और देरिदा जैसे उत्तर आधुनिक विचारकों में आकर भाषा का स्वरूप बदल जाता है, वैयाकरणिक अवधारणाएं तहस नहस हो जाती हैं, वाचिक परंपरा छूट जाती है, लिखित पाठ महत्वपूर्ण हो जाता है, ऐसा देरिदा मानते हैं। और अतीन्द्रिय संकेतित को, ट्रांसेंडेंटल सिग्निफाइड को विखंडित कर दिया जाता है। ये जो पूरी उत्तर आधुनिकता है, ज्ञानोदय, उसके बाद आधुनिकता और उत्तर आधुनिकता का सारा विमर्श जो है, उसमें किस प्रकार से मनुष्य जाति अपने मूल सरोकारों से भटक गई है, इसकी बात वो कहते हैं। तब वे संभव होने की अजस्र धारा पर आते हैं और काव्यशास्त्र में भाषा चिंतन पर विचार करते हैं। अविचारित रमणीय और विचारित सुस्थ पर बात उन्होंने की है, और राजशेखर ने कही है। उद्भट का हवाला उन्होंने हालांकि दे दिया है, पर यह राजशेखर का विचार है। द्विविध स्तर होते हैं भाषा के, रचना के। एक अविचारित रमणीय होता है, एक विचारित सुस्त होता है, और राजशेखर काव्य मीमांसा में इस पर बड़ा सुंदर विचार करते हैं। बाकी जो पुस्तक का भाग है, उसमें हिंदी के कुछ कवियों की अच्छी गहरी मीमांसा उन्होंने की है, और जो औजार उन्होंने विकसित किए हैं, उन्होंने अपने औजार विकसित किए हैं, और पाश्चात्य समीक्षा शास्त्र के आधार पर उन्होंने विकसित किए हैं, नए शब्द गढ़े हैं, वो मेरी समझ के बाहर हैं। अनुभूत्य के प्राक, यह शब्द बनाया, क्यों बनाया? अनुभूत्य क्यों कह रहे हैं? अनुभवनीय या अनुभाव्य क्यों नहीं कह देते, जो व्याकरण सम्मत सही प्रयोग बन जाएगा, और जो परंपरा सम्मत बनेगा, तो अनुभूत हो जाएगा अगर प्राक कहना है। और अनुभव करने के योग्य है तो अनुभवनीय और अनुभाव्य कह दीजिए। तो अनुभूत्य तो शब्द क्यों आया है, लेकिन यहाँ तो अनुभूति के प्राक है, अनुभूति के चिन्ह है, अनुभूति की पींग है। अब ये हिंदी के आचार्य कोई होंगे तो वो शायद बता सकते हैं कि ये सब भैया क्या है, लेकिन इनके आधार पर समीक्षा अच्छी की है। और बीच बीच में ध्वनि और वक्रोक्ति की बात करते हैं, जो वो कहते हैं अनुभूति के प्राक, अनुभूति के चिन्ह, अनुभूति की पींग को लेकर के, वह सब ध्वनि सिद्धांत और वक्रोक्ति सिद्धांत के आधार पर और अच्छी तरह शायद कहा जा सकता था। बात वही बनती, तो क्यों मैं जाऊं? मेरी समस्या यह है कि यह जो शब्द गढ़ा गया किन अंग्रेजी की शब्दावली से आया है, मुझे पता नहीं चल पाया। हो सकता है कि मैंने बहुत ध्यान से पुस्तक न पढ़ी हो, लेकिन उस तक जाने की जरूरत हमको कहाँ तक है, ये सवाल बनता है। बाकी काव्य पिंजर की बात करते हैं,
और कविताओं की संघटना की, स्ट्रक्चर की अच्छी तरह मीमांसा करते हैं। धूमिल पर बहुत अच्छा विचार उन्होंने किया है और जो कविताएँ उद्धृत की हैं धूमिल की अच्छे सहृदय के नाते, वो उसके नाते उनकी सारी समीक्षाएँ बड़ी पठनीय हैं। शमशेर की कविताओं की बड़ी अच्छी उन्होंने भावनापूर्ण व्याख्या की है और कैसे एक ही कवि को कितने अलग-अलग स्तरों से व्याख्यायित किया जा सकता है, इस पर विचार किया है। मुक्तिबोध पर विचार किया है, लय और नाद जो कविता का है, उस पर गिरिजा कुमार माथुर को लेकर के उन्होंने बहुत ही अच्छा विवेचन किया है। गिरिजा कुमार माथुर की जो पकड़ है संगीत की, कविता के लय की, उसके नाते उन्हें याद रखा जाना चाहिए और इसलिए ये जो अंतिम निबंध है गिरिजा कुमार माथुर पर पवन माथुर जी का, उसको मैं महत्वपूर्ण मानता हूँ क्योंकि कदाचित गिरिजा कुमार माथुर की चर्चा अब हिंदी जगत में सांप्रतिक काल में नहीं होती है, पर उनकी जो पकड़ है भाषा, सांगीतिकता, लय, नाद की और काव्य भाषा की भी और जो अनुभूतियों की गहनता है, उसके कारण उनकी पुनः पहचान जो यहाँ की गई है, वह स्वागत के योग्य है। जिन्होंने नया कवि शीर्षक कविता में यह भी लिखा था कभी, कड़कड़ाएँ रीड़, बूढ़ी रूढ़ियों की, झुर्रियाँ काँपें, घनी अनुभूतियों की। और राम भरोसे कविता में यह भी लिखा, गठरी पुठरी मोटे झोले, टीन टून बर्तन भांडे, खलुआ बैठे बीड़ी पीते। और जो गेयता है कविता की, उसको जिस प्रकार से स्थापित उन्होंने किया, उसके लिए अभी भी पठनीय उन्हें होना चाहिए था, पढ़ा जाना चाहिए था। ऐसा इस निबंध को पढ़ कर के मुझे लगा। इसके लिए बधाई के पात्र हैं पवन कुमार माथुर जी। उन्होंने कैलाश बाजपेयी को अच्छा उद्धृत किया है, रघुवीर सहाय को उद्धृत किया है, इनकी कविताओं को पकड़ा है और विवेचन उस पर किया है, समीक्षा की भाषा बनाई है। इस नाते यह स्वागत योग्य है यह पुस्तक और इतना बड़ा दायरा बहुत कम लोगों का होता है, जो पूरी पश्चिम की भाषा चिंतन की परंपरा और मस्तिष्क के विज्ञान की परंपरा, न्यूरोलॉजी की दृष्टि से और काव्य और कला में प्राच्य और पाश्चात्य समीक्षा की परंपराएं, इन सब को समेट करके और गंभीरता से अध्यवसाय के साथ बात करने का संरंभ करता हो, वो साहस करता हो, इस नाते पवन माथुर जी अभिनंदनीय हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।